पाठ 24 मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। मनुष्य भाषा के लिखित रूप की अपेक्षा मौखिक रूप का सबसे अधिक प्रयोग करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक आदमी के संपर्क संबंध इतने बढ़ गए हैं कि उसे अपने मित्रों, सामाजिक कार्यक्रमों तथा अनेक अवसरों पर मिलने पर अलग अलग तरह की बातचीत करनी पड़ती है। इसमें वही व्यक्ति सफल होता है जो भाषा और वार्तालाप में निपुण होते हैं, क्योंकि हर अवसर पर भाषा का रूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अवसर के अनुसार ही उचित वार्तालाप या संवाद का प्रयोग करके व्यक्ति दूसरों को प्रभावित कर सकता है। मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान दो रूपों में करता है, एक मौखिक रूप में तथा दो लिखित रूप में। इस अध्याय में हम मौखिक अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालेंगे। अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आम आदमी भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है। भाषा का मौखिक रूप अनौपचारिक होता है तथा इसमें भावों की अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती। भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के दो प्रकार हैं, एक औपचारिक तथा दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने सुपरिचित और नजदीकी संबंधियों के बीच होने वाली बातचीत। प्रायः सभी बच्चे विद्यालय जाने से पहले अपने घरों में अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, मित्रों तथा पड़ोसियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करना सीख चुके होते हैं। औपचारिक रूप में हम पाते हैं भाषण, वार्तालाप, कविता वाचन, कहानी सुनाना आदि। इन कौशलों में निपुणता पाने के लिए विशिष्ट अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास का मुख्य आधार है भाषा के कुछ निर्देशों को याद कर मन में बिठाना तथा अपनी अभिव्यक्ति को अधिक सुंदर एवं संप्रेषणीय बनाना। मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता। मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। एक, शिक्षार्थियों में मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। दो, भाषा का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करने की क्षमता बढ़ाना। तीन, भाषा में भावों के अनुकूल उतार चढ़ाव के साथ बातचीत करने की क्षमता उत्पन्न करना। अब प्रश्न यह है कि हम मौखिक भाषा में कुशल कैसे हों? इसका सामान्य उत्तर यह है कि इसका समुचित अभ्यास किया जाए। अभ्यास करने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना अपेक्षित है। एक, भाषा का शुद्ध उच्चारण। दो, शुद्ध भाषा का प्रयोग। तीन, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग। चार, विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग। भाषा के विशेष ज्ञान के लिए उसके चारों कौशल श्रवण, वाचन, पठन और लेखन में निपुण होना आवश्यक है। इसमें श्रवण और वाचन भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति है और पठन तथा लेखन भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत वाद विवाद, कविता पाठ, समाचार वाचन, वार्तालाप, भाषण, कहानी, घटना वर्णन, कार्यक्रम प्रस्तुति, परिचर्चा आदि अनेक विषय सम्मिलित हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के मूलतः दो अंग होते हैं, एक सुनना श्रवण, दो बोलना वाचन। एक सुनना श्रवण। बालक जब पैदा होता है तो वह उसी दिन से ही सुनना आरंभ कर देता है। वह अपनी माँ द्वारा
कई प्रकार की ध्वनियों को सुनता है, फिर उस ध्वनि के अनुरूप ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास करता है। यही क्रिया आगे चलकर भी होती है। जैसे विद्यालय या महाविद्यालय में भी शिक्षार्थी शिक्षक की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यदि हम पूछे गए प्रश्नों को ठीक प्रकार से नहीं सुनेंगे तो हमारा उत्तर गलत होगा। श्रवण कौशल पर वाचन की कुशलता निर्भर होती है। छात्रों की अर्थ ग्रहण संबंधी क्षमता की जांच के लिए अध्यापक निम्नलिखित अभ्यासों का प्रयोग कर सकते हैं। 1. विषय या पाठ को पढ़ाने के बाद उसके किसी एक अनुच्छेद से प्रश्न पूछकर। 2. पढ़ाए गए पाठ का मुख्य अभिप्राय पूछकर। 3. कथा या विषय के पात्रों या घटनाओं की बच्चों से अलग अलग जानकारी प्राप्त करके। 4. छात्रों से पाठ के बारे में पूछकर। 5. दूसरे दिन भी कक्षा के पहले कार्यों के बारे में छात्रों से प्रश्न पूछकर। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विषय का ज्ञान बच्चों के आयु स्तर के अनुरूप कराएं और उनसे जो प्रश्न पूछे जाएं वे पढ़ाए गए पाठ विषय से ही संबंधित हो। इसकी प्रक्रिया आसान से मुश्किल की ओर होनी चाहिए। अध्यापकों को छात्रों के श्रवण कौशल की परीक्षा करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. छात्रों ने विषय को अच्छी प्रकार से समझ लिया है या नहीं। 2. क्या छात्र वर्णित विषय को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। 3. छात्र द्वारा मौखिक प्रस्तुति के समय उचित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। 4. छात्र बताए गए निर्देशों को समझता है या नहीं। 5. जटिल वाक्यों को भी छात्र समझता है या नहीं। 6. प्रतिदिन प्रार्थना, बाल सभा आदि के समय दिए गए निर्देश, मार्गदर्शन को ग्रहण करने की क्षमता छात्र में है या नहीं। 2. बोलना, वाचन। बोलना या वाचन भाषा के श्रवण रूप का दूसरा भाग है। सबसे पहले किसी भी भाषा की ध्वनि को सुना जाता है, उसके बाद उसे मन में धारण करके याद किया जाता है। बाद में उसे बोलकर दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है। इसलिए भाषा का यह स्वरूप अत्यंत व्यापक होता है। मौखिक भाषा का समुचित प्रयोग करके हम सबसे सम्मान पाते हैं। जो व्यक्ति जितनी मधुर वाणी बोलता है वह उतना ही सम्मान पाता है। उसे लोग अत्यधिक व्यवहार कुशल मानते हैं। इसी से व्यक्ति की कुशलता का आकलन किया जाता है। पठन 2 प्रकार का होता है, मौन तथा सस्वर। मौन पठन बड़ी तीव्र गति से होता है, किंतु सस्वर पठन पढ़ना में गति थोड़ी धीमी हो जाती है। सस्वर पठन से ही संवाद की प्रस्तुति या उच्चारण की अशुद्धियों का पता लगता है। 1. वार्तालाप। वार्तालाप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी ज्वलंत विषय पर उद्देश्यपूर्ण बातचीत करते हैं और ये सभी उसी विषय अथवा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। वार्तालाप 2 प्रकार का होता है, क. औपचारिक वार्तालाप, ख. अनौपचारिक वार्तालाप। क. औपचारिक वार्तालाप। इस वार्तालाप में केवल काम की बातें की जाती हैं, जैसे कार्यालय, मीटिंग, विद्यालय, अधिवेशन, सम्मेलन,
अनजान लोगों से की जाने वाली बातचीत, इसमें कुछ मर्यादाओं का पालन किया जाता है। ख, अनौपचारिक वार्तालाप। अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ की जाने वाली बातचीत अनौपचारिक वार्तालाप कहलाती है। वार्तालाप में बनावटीपन का पुट नहीं होना चाहिए। इस तरह के वार्तालाप में व्यक्ति की उम्र, उससे संबंध तथा समय का काफी महत्व होता है। आपसी वार्तालाप में सबको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वयं ही बोलते रह जाएं और सामने वाला मात्र श्रोता बनकर रह जाए। माँ और बेटे के बीच वार्तालाप। माँ, अरे आ गए बेटे, आज तो तुमने बहुत देर कर दी। बेटा, हाँ माँ, आज गणित के अध्यापक जी ने छुट्टी के बाद रुकने को कहा था। माँ, क्यों? बेटा, क्योंकि वे 3-4 दिन की छुट्टी पर जाने वाले हैं। बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए उन्होंने छुट्टी के बाद भी पढ़ाया था। माँ, फिर तो ठीक है बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। बेटा, भूख नहीं है माँ। माँ, क्यों बेटा? बेटा, वहीं स्कूल की कैंटीन में सभी ने कुछ खा लिया था। माँ, अच्छा, खाना रख देती हूँ, भूख लगे तब खा लेना। 2, संवाद वाचन। संवाद भी बातचीत की भांति होता है। जिस प्रकार बातचीत के द्वारा दो व्यक्ति एक दूसरे से अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, उसी प्रकार संवाद वाचन में भी विचारों या मन के भावों का प्रकटन शारीरिक हाव भाव में दिखाई देना चाहिए। संवाद वाचन का प्रस्तुतिकरण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे नाट्य प्रस्तुति, रेडियो नाट्य रूपांतरण, कक्षा में किसी नाटक के मंचन का समय। संवाद बोलते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क, अपने आप को उसी पात्र में ढला हुआ अनुभव करें। ख, संवाद पूर्ण हाव भाव के साथ बोले। ग, आवाज इतनी ऊंची हो कि सभी को सुनाई दे। घ, संवादों को बोलने में स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। अंगा, आवाज में कोमलता व कठोरता भावानुकूल होनी चाहिए। 3, कविता पाठ। कविता सुनना भी एक कला है। इस कला में पारंगत होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश लेने आता है तो पहले उसका उच्चारण जानने के लिए उससे कविता सुनाने का आग्रह किया जाता है। कविता पाठ करना वाचन अभिव्यक्ति को उभारने का एक सशक्त माध्यम है। इस कला को विकसित करने या निखारने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। 1, कविता का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। 2, कविता को अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लेना चाहिए। 3, कविता के मध्य में पूर्ण विराम, अल्प विराम, अधर्ध विराम आदि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। 4, कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियों को अवश्य दोहराना चाहिए। 5, कविता सुनाते समय आवाज ऊंची होनी चाहिए ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। 6, कविता सुनाते समय चेहरे पर अनुकूल भावों का आना भी आवश्यक है। उदाहरण, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गाद। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें
कई दिनों के बाद। कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद नागार्जुन। 4. कथा वाचन। कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय गद्य विधा है। इसमें प्रायः सभी अवस्था के लोगों की रुचि रहती है। मौखिक रूप से कहानी कहने की पद्धति सभी समाजों में मिलती है। मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता को विकसित करने के लिए कहानी विधा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए छात्रों की अवस्था, रुचि का ध्यान रखना चाहिए। कहानी सरल, संक्षिप्त और मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. कहानी ठीक प्रकार से याद होनी चाहिए। 2. कहानी में स्पष्टता होनी चाहिए। 3. कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। 4. कहानी कहते समय उतार चढ़ाव का ध्यान रखना चाहिए। 5. कहानी का शीर्षक सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। उदाहरण: घमंडी बारहसिंघा। एक बारहसिंघा था। उसे अपने सुनहरे सींगों पर बड़ा घमंड था। वह एक दिन एक नदी के किनारे गया। जब वह पानी पीने लगा तो पानी में उसने अपनी परछाई देखी। उसने अपने सींग बहुत सुंदर लगे। उसने सोचा कि मेरे जैसे सुंदर सींग किसी अन्य पशु के पास हैं ही नहीं। तभी उसकी दृष्टि अपनी लंबी कुरूप टांगों पर गई तो उसे रोना आ गया। उसी समय जंगल में कोई शिकारी आ गया। सभी जानवरों में भगदड़ मच गई। शिकारी बारहसिंघा की ओर ही बढ़ा आ रहा था। यह देखकर बारहसिंघा अपनी लंबी टांगों से चौकड़ी भरता हुआ जंगल में अदृश्य हो गया। शिकारी ढूंढता हुआ उसी ओर भागा। तभी बारहसिंघा के सींग एक घनी झाड़ी में अटक गए। बहुत कोशिश करने पर भी वह झाड़ी से छूट नहीं सका। इतने में शिकारी ने आकर उसे पकड़ लिया। अब बारहसिंघा सोचने लगा, जिन कुरूप टांगों को मैं कोस रहा था उन्हीं ने मुझे भागने में मदद की, और जिन सुंदर सींगों पर मैं घमंड कर रहा था उन्होंने मुझे फंसा दिया। शिक्षा: हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। अपनी किसी चीज पर घमंड मत करो और किसी चीज की निंदा मत करो। 5. भाषण। विभिन्न अवसरों पर किसी चुने गए विषय पर भावोत्तेजक भाषा में अपने विचारों को क्रमिक रूप से व्यक्त करना ही भाषण है। भाषण से वक्ता के व्यक्तित्व की झलक तो मिलती ही है, साथ ही साथ जनता या श्रोता के समक्ष उसकी प्रस्तुति की जांच भी हो जाती है। भाषण के द्वारा ही बड़े बड़े नेता जनता को अपने पक्ष में कर लेते हैं। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का उत्तम साधन है। विद्यार्थी के लिए इस विधा में भी पारंगत होना अत्यंत आवश्यक है। भाषण प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. भाषण देने से पूर्व विषय पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। 2. उन विचारों को प्रभावशाली भाषा में लिखकर याद करना चाहिए ताकि आपकी भाषा का प्रभाव श्रोताओं पर देर तक बना रहे। 3. भाषण की भाषा सरल एवं जन सामान्य के अनुकूल होनी चाहिए। 4. प्रसंगानुकूल शारीरिक हाव भाव दर्शाना भी आवश्यक है। 5. भाषण के बीच में अटकना भाषण के प्रभाव को कम करता है। 6. भाषण में संक्षिप्तता होनी चाहिए। लंबा भाषण श्रोताओं में नीरसता उत्पन्न करता है। 7. भाषण में स्वाभाविकता होनी चाहिए। बनावटी भाषण वक्ता को हंसी का पात्र बनाता है। 6. आशु भाषण
आशु भाषण भी भाषण की तरह ही होता है। आशु भाषण का आयोजन भी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। माध्यमिक कक्षाओं में आशु भाषण का विशेष महत्व है। आशु भाषण विद्यार्थी को तत्काल दिया जाता है। विद्यार्थी उसी समय उस विषय की तैयारी करता है। आशु भाषण का यह उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी किसी भी विषय पर मौलिक ढंग से तत्काल अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम हो सके। आशु भाषण की तैयारी में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. क्योंकि आशु भाषण की तैयारी पहले से नहीं की जा सकती, इसलिए अपने मन में डर या परेशानी महसूस नहीं करनी चाहिए। 2. विषय मिलने पर तुरंत उसके मुख्य भाव को समझने का प्रयास करके उसे स्पष्ट करने के लिए अपने क्रमिक विचार प्रस्तुत करने चाहिए। 3. आशु भाषण के लिए दी गई समय सीमा का पालन अवश्य करना चाहिए। 7. साक्षात्कार। साक्षात्कार एक ऐसी क्रिया है जिसका उपयोग हम दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न अवसरों पर तो करते ही रहते हैं। साक्षात्कार के समय या अन्य विशेष अवसरों पर भी इसकी औपचारिक रूप से आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तथा अच्छी नौकरी के लिए विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना पड़ता है। यही औपचारिक प्रक्रिया वास्तव में साक्षात्कार है। बच्चों में इस अभिव्यक्ति या कला का प्रसार हो, इसी इरादे से स्कूल में परियोजना कार्य के साथ मौखिक प्रस्तुतिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साक्षात्कार में स्वयं को इस तरह प्रस्तुत करना होता है कि दूसरे आपसे प्रभावित हो। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने आप में इस विद्या को उभारने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। 1. साक्षात्कार के समय अपने विषय का उचित ज्ञान रखें। 2. अपने व्यवहार में औपचारिक शिष्टाचार रखें। 3. स्पष्ट और सारगर्भित मौखिक अभिव्यक्ति हो। 4. अपने भीतर पूर्ण आत्मविश्वास भरा हो। 8. वाद विवाद। वाद विवाद भी भाषण का ही एक रूप है। इसमें किसी ऐसे विषय को लिया जाता है जो विवादास्पद होता है। दिए गए किसी विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में अलग अलग वक्ताओं द्वारा अपने विचार पूर्ण आत्मविश्वास, ठोस तथ्यों एवं युक्ति युक्त ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वक्ता का मुख्य उद्देश्य किसी विवादास्पद मसले पर लोगों का ध्यान खींचना है। वे अपने अपने पक्ष की बात की पुष्टि करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। एक विषय के पक्ष में विचार व्यक्त करता है तो दूसरा विषय के विपक्ष में वे अपने अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। वे ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे दूसरे का पक्ष मजबूत होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता की कुछ मुख्य बातें। 1. अपने विषय को प्रस्तुत करने में पूर्ण आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना चाहिए। 2. पूर्व निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 3. वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए, श्रोताओं को नहीं। 4. अपने पक्ष का इतना सबल रूप प्रस्तुत करना चाहिए कि विपक्षी उसका लाभ ना उठा सकें। 5. शब्दों का सटीक चयन प्रतियोगी को सफल बनाता है। 6. अपने कथन में हास्य व्यंग्य को सम्मिलित कर अपनी बात को रोचक बनाना चाहिए। 7. विपक्ष में बोलने वाले वक्ता का वक्तव्य आक्रामक होता है। उसकी वाणी
कटाक्ष से भरी होती है। वह प्रायः पक्ष में कहे गए एक एक तर्क को काटकर अपनी बात को मनवाने का प्रयास करता है। 8. विपक्षी वक्ताओं के लिए मेरे विद्वान मित्र, मेरे प्रतिद्वंद्वी, मान्य विद्वान आदि विशेषणों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। 9. ध्यान रहे कि वाद विवाद में बोलते समय भाषण कला के सभी गुणों का उपयोग करना चाहिए। 9. परिचर्चा। परिचर्चा समूह में किया गया सामान्य वार्तालाप है, जिसमें कम से कम 2 सदस्य तथा एक संचालक का होना आवश्यक है, जिसका उद्देश्य किसी विषय का विश्लेषण करना होता है। परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्य बोलते हैं, कोई विषय के समर्थन में बोलता है तो कोई विरोध में, कोई प्रश्न पूछता है तो कोई उत्तर देता है। इसी तरह प्रश्नों में से प्रश्न निकलते हैं और उनमें से उत्तर और विषय या समस्या का समाधान किया जाता है। परिचर्चा में मुख्य वक्ता के साथ साथ श्रोता भी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। परिचर्चा में अपनी बात कहकर दूसरे सदस्यों की बात भी सुननी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि मतभेद या असहमति की स्थिति है तो ऐसी दशा में अपना सबल तर्क प्रस्तुत करना चाहिए, किंतु वह भी विनम्रता पूर्वक क्षमा करें आदि शब्दों के साथ। यदि परिचर्चा अपने विषय से भटकने लगे तो सभापति का इसे सही दिशा की तरफ मोड़ते हुए कहना चाहिए कि आइए अब हम मुख्य मुद्दे पर आएं। 10. कार्यक्रम प्रस्तुति। कोई भी कार्यक्रम चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसकी प्रस्तुति अच्छी नहीं है तो वह नीरस प्रतीत होता है। कहानी, कविता एवं परिचर्चा आदि की भांति कार्यक्रम प्रस्तुत भी एक कला है। कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संचालक करता है और यही उद्घोषक का काम भी करता है। उसका प्रमुख कार्य है दर्शकों में कार्यालय के प्रति आग्रह एवं उत्सुकता बनाए रखना, दर्शकों को निरानंद नहीं होने देना और सही समय पर सही कलाकार एवं अन्य क्रियाकलाप का चयन करना। विद्यालयों में समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आजकल इन कार्यक्रमों का संचालन प्रायः विद्यार्थियों द्वारा ही किया जाता है। कार्यक्रम संचालन करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास तथा मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने की तैयारी करते समय संचालक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. दर्शकों का उचित अभिवादन एवं स्वागत करने के बाद ही कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहिए। 2. कार्यक्रमों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां एकत्र कर लेनी चाहिए। 3. संचालक को कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि दर्शक कार्यक्रम को सुनने आते हैं, संचालक को नहीं। 4. रटे रटाए वाक्यों के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर स्वयं बोलना भी आना चाहिए। 5. कलाकारों तथा कार्यक्रमों का परिचय देते समय काव्य पंक्तियों, सूक्तियों, शेर और शायरी आदि का सहारा लेना चाहिए। 6. दर्शकों को शांत रखने तथा कार्यक्रमों के बीच बीच में करतल ध्वनि करवाने का कार्य भी संचालक का ही है। 7. यदि कोई वक्ता बोल चुका है या कार्यक्रम संपन्न हो चुका है तो उसका धन्यवाद ज्ञापन करना संचालक का कार्य है। 8. यदि कार्यक्रम के बीच में कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए
तो उनके अभिनंदन में 2 शब्द अवश्य कहने चाहिए।